नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अभ्युदय आईएएस क्लासेस में। कल हमने वर्ल्ड इकोनॉमी स्टार्ट कर दिया था और वर्ल्ड इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक देश व दूसरा देश ये जो आपस में खरीदारी और लेन देन करते हैं इसका खाता कैसे मेंटेन करते हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से खाता अपना मेंटेन करते हैं। ये आप सबने उतार ही लिया होगा। अब इसमें एक एक टॉपिक को हम लेते चलेंगे। जैसे स्टार्टिंग में उठाएंगे इसका करंट अकाउंट, उसके बाद उठाएंगे अपन इसका एक काम करना, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, इसको थर्ड पार्ट कर लेना। हम उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पढ़ेंगे और तीसरा कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। क्लियर? और एक काम और करना, जैसे विजिबल इनविजिबल अकाउंट है, ये जो ट्रेड अकाउंट है ना, व्यापार खाता, यह विजिबल में भी आता है ना, दृश्य में भी आता है। ठीक है, ये देख लेना। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के तीनों एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं, देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें सबसे पहले देखेंगे हम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने तीन पार्ट देखे थे, दृश्य, अदृश्य। दृश्य में हम ट्रेड अकाउंट भी लेके चलेंगे, ट्रेड अकाउंट से समझेंगे, और अदृश्य भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेड अकाउंट को देखते हैं, जिसको हम विजिबल बोलते हैं ना, विजिबल अकाउंट बोलते हैं, ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में ध्यान देने वाली बात ये है, इसको दृश्य के अंदर हमने डाला है। देखो, ऐसा कोई भी आप विदेश में व्यापार करते हैं जो दृश्य हो, मतलब क्या हो सकता है, दृश्य देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, ऐसी क्या चीज़ें होंगी? ऐसी चीज़ें होंगी वस्तुएं, मतलब कि सेवाएं इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। सेवाएं ट्रेड अकाउंट में नहीं आती हैं। और ट्रेड अकाउंट में हम क्या देखते हैं, मतलब क्या व्यापार किया, ये हम देखते हैं। और जब विदेश में हम व्यापार कर रहे हैं तो ट्रेड अकाउंट में हम देखते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्या देखते हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये लो साहब, ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। किसका? वस्तुओं का, सेवाओं का नहीं। क्यों? क्योंकि भैया विजिबल अकाउंट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? विजिबल के अंतर्गत आता है। और वस्तुओं का आप देख छू सकते हैं तो वस्तुएं इसमें आएंगी। अच्छा, अब एक्सपोर्ट कर दिया हमने, इंपोर्ट कर दिया। किसका कर दिया? वस्तुओं का। सेवाओं का हमने नहीं किया। अब इसमें एक चीज़ देखो, अब हमने खाता तो बना लिया। अब हम खाता किस लिए बनाते हैं, ये देखने के लिए भैया हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अब इसमें तीन सिनेरियो बनते हैं लाभ और हानि के, उसको भी हाथों हाथ ही देख लो। एक तो बनता है भैया आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से, एक आपका बनता है एक्सपोर्ट कम हो इंपोर्ट से, एक आपका बनता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर हो। ये तीन सिनेरियो बनते हैं ना। अब इनके स्पेसिफिक नाम हैं। एक्सपोर्ट अधिक है, इसका मतलब मैंने किसी देश को अधिक सामान बेचा बनिस्बत उससे कम सामान लिया। क्लियर? या कम सामान खरीदा, तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? पॉजिटिव सिनेरियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सिनेरियो बोलते हैं। एक दूसरी चीज़ हम इसको और बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? सरप्लस ट्रेड है। कैसा ट्रेड है? सरप्लस ट्रेड है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव, नेगेटिव ट्रेड है। और इसको हम बोलते हैं डेफिसिट। आधिक्य और ये डेफिसिट, अंग्रेजी में ध्यान कर लेना। ये है इक्वल का निशान। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर हैं। तात्पर्य मेरा क्या हो गया? ये बड़ा बैलेंस है। क्या है? ये बैलेंस है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। कैसा ट्रेड हो रहा है भैया? बैलेंस में ट्रेड है। बड़ा व्यापार का संतुलन है। 1 रुपये का सामान मैंने आपको बेचा और 1 रुपये का सामान आपने मुझे बेचा, तो दोनों का बड़ा बराबर ट्रेड हो रहा है। क्लियर है?
हमने सबसे पहले चीज़ देखा ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में केवल हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं, वस्तुओं को शामिल करते हैं। और ट्रेड अकाउंट किस में आता है, विजिबल के अंतर्गत आता है। देखो अगर इस अकाउंट को खोलने लगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेसीज आ जाएंगी। इसको कितना सिंपल करके मैं आपको दूँ वही मेरी इसमें मेरी नीड मैं मानता हूँ, और आपके लिए भी वही नीड मानता हूँ कि भैया कैसे सिंपल आपके पास पहुँच जाए। क्लियर। ट्रेड अकाउंट ओनली वस्तुएं, ध्यान रखना सेवाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं, इसीलिए हम इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, विजिबल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट कोई भी हो तो कमेंट्स कर देना, क्लियर कर लेंगे। चलो अब इसमें अगला पार्ट देखते हैं, अदृश्य वाला। दूसरा हमारा खाता है इनविजिबल अकाउंट, अदृश्य खाता। अच्छा, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपको खाने के लिए जैसे ही आपने मुंह ऊपर उठाया तुरंत वेटर आ गया कि साहब क्या चाहिए आपको। ये कैसी सर्विस मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। देखो अगर रेस्टोरेंट में कस्टमर के पहुंचते ही वेटर की सर्विस आपको मिल जाए, इट मीन्स वहाँ पे सर्विस बढ़िया है। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा भैया इधर आना, हम बैठे हैं आप इधर आना, ऐसा नहीं चलेगा। तो अच्छा, ये जो आपने सर्विस ली, ये आपने अनुभव करी। आप मेरे को कभी मिलोगे तो आपने बोला कि सर एक काम करना, आप उस रेस्टोरेंट में जाना, वहाँ पर सर्विस बहुत अच्छी है। तो मैं बोलूँगा मुझे बताओ कैसी सर्विस है। बोला सर ये तो आपको वहाँ जाके अनुभव करनी पड़ेगी। मतलब कि आप दृश्य रूप में मुझे नहीं दिखा सकते। कोई गाड़ी हुआ, कोई पेन हुआ, कोई पेंसिल हुआ, कोई घोड़ा हुआ, तो आप बता देंगे सर ये देखो ये दृश्य में है। तो दृश्य तो किस में जाएगा, ट्रेड अकाउंट में जाएगा। सर्विसेज किस में आ रही है, ये अदृश्य अकाउंट में आ रही है। क्यों आ रही है इनविजिबल में, आपको क्लियर हो गया ना। चलो, इनविजिबल अकाउंट अदृश्य खातों में केवल सेवाएं आती हैं, वस्तुओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं देखा जाता है। वस्तुओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा ट्रेड अकाउंट में देखा जाता है। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये जो सेवाएं हैं ना, इससे परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है ना। मेन इसमें बात की पॉइंट ये रहती है कि आपने कोई वस्तु खरीदी, ये पेन खरीदा सपोज करो, तो ये आपने खरीदा ना, एसेट बन गई आपकी, परिसंपत्ति का सृजन हो गया। लेकिन सेवा प्राप्त करने से आपको परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता। स्पष्ट। अच्छा, अब इसको दो पार्टों में बांटा है। एक सर्विसेज तो होती है फैक्टर सर्विसेज और एक सर्विसेज होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर को हम बोलते हैं कारक सेवा। देखो फैक्टर का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, हमने जब एनसीईआरटी की सीरीज चलाई थी उसमें फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज के बारे में खूब पढ़ा था। तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि फैक्टर हमने चार चीज देखी थी, लैंड, लेबर और आपका कैपिटल, और हमने देखा था एंटरप्रेन्योर, उद्यमता। क्लियर, यही देखा था ना। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये क्या माना है, ये क्या मानते हैं हम, फैक्टर सर्विसेज मानते हैं। देखो जीडीपी की कैलकुलेशंस वगैरह हमने समझी थी, उससे पहले ये सारी चीज हमने क्लियर करी थी। फैक्टर का नाम आते ही, कारक सेवा का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में ही आ जाना चाहिए। अब कारक सेवाओं में भी देख लो भैया, कारक सेवा में कौन कौन से हो सकती हैं, ये कारक हैं, ठीक है ना। अब इसमें लैंड की क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, कि दिमाग लगाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके प्री में ये प्रश्न आ जाए कि फैक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू किससे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और लैंड दे दे और कोई स्टेटमेंट दे दे, तो क्या लैंड का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, कि यहाँ की भूमि उठा के वहाँ लेके जा सकते हो, क्या नहीं लेके जा सकते। तो लैंड का हम क्या नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो वैसे भी रेस्ट्रिक्ट है, खरीद बेच नहीं कर सकते। तो लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीन चीज का तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे लेबर हो गई, श्रम। अच्छा मुझे बताओ, श्रम का आप कैसे कर सकते हो भैया, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। अब मैं पढ़ाने चल जाऊं भैया यूके में, जर्मनी में, तो मेरी जो श्रम है वही तो मैं दे के आ रहा हूँ ना, दे के आ रहा हूँ, उसके बदले में पैसे प्राप्त करूँगा। अच्छा, वो पैसे प्राप्त करूँगा, उसको कैसे दिखाऊंगा भैया मेरे देश की आय में। अरे भैया हमारे यहाँ पे एक वर्ड होता है प्रेक्षण, और विश्व में सबसे अधिक प्रेक्षण अपन ही करते हैं, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं रेमिटेंसेज। और इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, प्रेक्षण और रेमिटेंसेस क्या होता है। यदि बाहर कोई हमारा व्यक्ति गया हुआ है, हमारे देश का नागरिक गया हुआ है, और वो पैसा कमा के अपने घर वालों को कुछ पैसा भेजता है, अपनी जमा पूंजी भेजता है, तो वो क्या कहलाता है, रेमिटेंसेस भेजता है। और रेमिटेंसेस जो भेजेगा क्या रुपए में भेजेगा, नहीं। अगर भैया मैं अमेरिका में हूँ, डॉलर कमा रहा हूँ, तो डॉलर ही भेजूंगा ना, यहाँ पर आप उसको कन्वर्ट करा के रुपये में ले लेंगे, ऐसा ही होता है ना। तो किस में आएगा, फैक्टर सर्विसेज, प्रेक्षण में आएगा। अच्छा अब ये देखो,
विदेश से भी तो कोई यहाँ आ सकता है पढ़ाने, यहाँ आके कोई काम धंधा कर सकता है, कोई फैक्ट्री में मैनेजर हो सकता है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी सर्विसेज दे सकता है, कहीं हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दे सकता है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज में अपनी सर्विसेज दे सकता है। तो वो जो यहाँ पर श्रम कर रहा है उसके बदले में तो पैसा प्राप्त करेगा ना। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कितना तो हमने एक्सपोर्ट किया, मतलब मैं जैसे विदेश में जाके पैसा भेज रहा हूँ वो, और कितना हमारे यहाँ से इंपोर्ट करके ले गए। इस सर्विसेज को हम किसके अंतर्गत लेते हैं? फैक्टर सर्विसेज में लेते हैं। क्लियर है? श्रम वाला पॉइंट क्लियर हो गया। फैक्टर का ये पॉइंट है, लेबर, अगला कैपिटल, पूंजी। पूंजी पे आप क्या प्राप्त करते हो? यहां कर देता हूं, आपने कोई पूंजी लगाई, क्या लगाई? पूंजी लगाई। तो पूंजी पे क्या प्राप्त करोगे आप? देखो कोई भी चीज़ में आपको पॉइंट बताओ ना, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा वो ब्रेन स्टॉर्मिंग तुम कर लो। अगर मैंने आपसे कहा कि पूंजी अगर आपने लगाई, कि विदेश में लगाई या विदेश में किसी ने यहाँ पर पूंजी लगाई, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? सोचा? देखो पूंजी यदि आपने लगाई तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने मुझे कोई पैसे दिए तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज भी हम देखते हैं कि भैया कितना ब्याज हमने बाहर से प्राप्त किया और कितना ब्याज हमने बाहर दिया। इसकी भी कैलकुलेशन किस में होती है? फैक्टर सर्विसेज में होती है। और सारे ये क्या है भैया? इनविजिबल में आती है। क्लियर? तीसरा इसमें फैक्टर सर्विसेज आता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उद्यमिता, उद्यम करना। ये तो हो गया पूंजी, और इसी में तीसरा मैं यहां लेके आ जाता हूं उद्यम। इसको क्या मैं आपको ठीक लिख देता हूं ना, इससे आपको दिक्कत नहीं आए। एक तो हमने देखा आपका लेबर, श्रम। श्रम में हमने देखा प्रेक्षण के माध्यम से हम फैक्टर सर्विसेज कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हमने देख लिया भैया आपका कैपिटल, पूंजी। पूंजी में हम कैलकुलेट करते हैं किससे? ब्याज के माध्यम से। और तीसरा आ गया आपका उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जोखिम लगा के आप कोई काम धंधा करते हो ना, स्टार्टअप खोला, कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई फैक्ट्री खोली, नया वेंचर स्टार्ट किया। किस लिए करते हो उद्यम? लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इस उद्यम से क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मतलब लाभ मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन कैसे रहेगी? देखो हमारे यहाँ के निवासियों ने कितना विदेश में जाके लाभ कमाया और बाहर से लोगों ने आके कितना लाभ कमाया, इन सर्विसेज की हम बेसिकली जब देखते हैं कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ, तब हम बता देंगे भैया क्या हम सरप्लस में हैं, क्या हम डेफिसिट में हैं, आधिक्य में हैं, क्या भैया हम घाटे में हैं। क्लियर? तीनों पॉइंट ध्यान में आ गए। फैक्टर सर्विसेज ये ध्यान में आ गए। इसी तरीके से नॉन फैक्टर सर्विसेज होते हैं। देखो इसके आगे ये ना बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा हुआ है, मतलब फैक्टर सर्विसेज का भुगतान संतुलन है ना, कैसे, मतलब व्यापार संतुलन कितना है। नॉन फैक्टर सर्विसेज का भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब नॉन फैक्टर सर्विसेज में कौन कौन से आ गए? देखो दोस्तों इसमें प्रमुख रूप से 6 पॉइंट आते हैं। मैं इसको पूरा एक बार रब कर देता हूं आपके लिए, फिर नॉन फैक्टर सर्विसेज देख लेते हैं। आप अपने पेज में इसी तरीके से जगह छोड़ना, और उसके नीचे मैं नॉन फैक्टर सर्विसेज बता रहा हूँ उसको पार्ट में कर लेना, मतलब एक बार डायग्राम तो यहाँ बना लेना उन जो भी 6 पॉइंट्स का, उन 6 को एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे तो नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ये भैया अपनी क्या हो गई? नॉन फैक्टर सर्विसेज हो गई। फैक्टर सर्विसेज हमने देख ली थी। नॉन फैक्टर सर्विसेज में ये 6 प्रमुख घटक आते हैं। देखो 6 प्रमुख घटक कौन कौन से होंगे? नॉन फैक्टर सर्विसेज वही होंगी जो भैया फैक्टर सर्विसेज नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल और अपना एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़ के जो जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगी? नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगी। एक एक करके देख लेते हैं। देखो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में आप सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। सॉफ्टवेयर में जो हमारा ट्रेड है वो पॉजिटिव है, सरप्लस में है। हम किस में हैं? सरप्लस में है।
मतलब कि सॉफ्टवेयर में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अधिक है, इसमें हमारी स्थिति अच्छी है। अच्छा, ITS क्या होती है? ये होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ये क्या होती हैं सर? अरे भैया, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सर्विसेज, मतलब सेवाएं, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप जो सेवाएं दे रहे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ITES के अंतर्गत आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, इसमें हमारी स्थिति कैसी है? देखो, इसमें भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। क्या? इसमें भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। आपने सुना होगा BPO, सुना होगा जरूर। कई विद्यार्थी तो काम भी करते हैं इसमें। हमारा प्रतीक इस BPO में काम करता है, जैनपैक्ट में। BPO हो गया आपका, KPO हो गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया आपका, एक लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी होता है आपके। ठीक है, अब ये जो BPO होता है, दो तरह के BPO काम करते हैं। एक तो डोमेस्टिक होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक डोमेस्टिक होता है और एक इंटरनेशनल होता है। डोमेस्टिक होता है और एक इंटरनेशनल होता है। ठीक है, डोमेस्टिक BPO क्या होता है? अरे भैया, जैसे मैं भारत के रहने वाला हूँ और मैं जैसे राजस्थान में रहता हूँ, ठीक है, और मुझे मेरे इंस्टीट्यूट के लिए अकाउंट्स हैंडल करने के लिए मैंने एक बेंगलोर की किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को या बेंगलोर की किसी IT इनेबल्ड सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनी को काम दे रखा है। तो क्या करेगा, मेरा सारा अकाउंट वो वहीं से हैंडल करता रहेगा। अटेंडेंस लगानी, कोई नए प्रोजेक्ट देने, सब वहीं से बेंगलोर से बैठ के करता रहेगा। और राजस्थान में मुझे मेरा एक ऑफिस और एक आदमी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो क्या हो गया, डोमेस्टिक। अच्छा, अब यही काम कोई विदेशी व्यक्ति हमारे भारत से करवाए तो वो किस में आ जाएगा? आपका इंटरनेशनल BPO में आ जाएगा। TCS में अभी मैं कल परसों, हमारे एक छोटी गुड़िया उसके पास बैठा हुआ था, तो अभी घर से ही काम कर रही है TCS में। तो TCS टाटा टेली सर्विसेज के टाटा का जो अपना कंसल्टेंसी सर्विसेज है, माफ़ करना, तो TCS का वो काम देख रही थी। स्विट्ज़रलैंड की एक बैंक है, स्विट्ज़रलैंड की बैंक के अकाउंट्स हैंडल करने के लिए कुछ इनेबल्ड सर्विसेज बना रहे थे वो, इनकी टीम वो बनाती, तो वो बैठ के यहाँ कर रहे थे। तो क्या किसके अंतर्गत आएगी? वो ITES के अंतर्गत आएगी। और वो एक तरीके से BPO का जो काम है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। क्लियर? मतलब कि A और B, A में से एक तो कौन है, विदेश में बैठा है, और सर्विसेज कहाँ से ले रहे हैं हम? B कंट्री से ले रहे हैं। तो B कंट्री के लिए क्या हो जाएगा? ये इंटरनेशनल BPO हो जाएगा। KPO क्या है? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स। जैसे कि आजकल आपको देखने को मिलता है UK में हमारे भारत के बहुत सारे मैथ्स के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ के विद्यार्थियों को, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इवन UK में हमारे यहाँ के टीचर उनको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। तो ये किसका? हम अपनी नॉलेज को आउटसोर्स कर रहे हैं, है ना, वो हमारी नॉलेज को आउटसोर्स कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं। क्लियर है? इसी तरह LP होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लीगलिटी में यदि आपको मदद चाहिए तो आजकल तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी खूब होने लग गई है। ठीक है, बाकी इसमें से अकाउंटिंग भी हो जाते हैं, कॉल सेंटर भी आते हैं, लेकिन तीन प्रमुख रूप से तीन ये ध्यान रख लेना आप, ये BPO, KPO और LPO। क्लियर है? अब टूरिज्म देख लेते हैं। टूरिज्म भी आज के समय में एक बहुत बड़ा नॉन फैक्टर सर्विसेज इनकम का सोर्स बन गया है भारत का। बुद्ध धर्म आप सभी जानते हो हमारे भारत से निकला और विश्व में, पूर्वी एशिया में आपने देखा, जापान तक, चाइना तक खूब फैला। जननी हमारा भारत देश ही है। तो इस टूरिज्म के माध्यम से हमारे रहने वाले कंबोडिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, हांगकांग, यहाँ से हम क्या चाहते हैं? टूरिज्म हमारे भारत में आए और भैया वो रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से हमें विदेशी आय दे के जाए। एक तो ये हो गया भैया धार्मिक टूरिज्म जिसको बोलते हैं। एक मेरे दोस्तों होता है टूरिज्म इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ की जो धरोहरें हैं, हमारे यहाँ पे जो एडवेंचरिज्म हैं, हमारे यहाँ की सभ्यता संस्कृति है, उसे देखने के लिए आइए साहब। आप बाहर से लेके आएगा तो पैसे लेके आएगा। बहुत बड़ी और वृहद इंडस्ट्री है। कई कई देश तो केवल टूरिज्म पे चल रहे हैं, जैसे हमारा राजस्थान है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी टूरिज्म में कमाने खाने की कि इसको और किसी विशेष इंडस्ट्री की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि ना तो वो फैसिलिटेटर हो पाए, ना अपनी धरोहरों को सहेज के मार्केटिंग कर पाए।
तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी क्या हो गई, नॉन फैक्टर सर्विसेज में आ गई। अच्छा, टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बाइफिकेशन देख लें आप। टूरिज्म में देखो ये जो बाइफिकेशन है इसको ध्यान रख लेना, आपके ऐसे में या कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर काम आएगा ये। देखो, एक तो हमारे देश में नेचुरल टूरिज्म है और एक हमारे कल्चरल टूरिज्म है। नेचुरल मतलब नैसर्गिक पर्यटन और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक पर्यटन। अच्छा, जो सांस्कृतिक पर्यटन है, कल्चरल टूरिज्म को 3 भागों में बांटा है, एक रिलीजियस, एक हेरिटेज और एक फोक कल्चर। रिलीजियस टूरिज्म क्या हो गया, धार्मिक पर्यटन, और हेरिटेज टूरिज्म क्या हो गया आपका, धरोहर विरासत उसका पर्यटन, और तीसरा हो गया फोक कल्चर टूरिज्म, लोक संस्कृति का जो आपका टूरिज्म है वो इसके अंतर्गत आएगा। हमारे राजस्थान में तो ये काफ़ी बढ़िया है, ये भी दोनों काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे भी 2-3 स्पॉट हैं, जैसे कि हमारे सूफ़ी है, सूफ़ी वाला रिलीजियस टूरिज्म के नाम से अजमेर बड़ा फेमस है। बाकी सूफियों का जो मेन फंडा था भैया, वो केवल और केवल भारत में आए थे, तो उनका काम क्या था, ये कई बार क्या ये विषय से आते हैं। देखो क्या था एक्चुअली कि विश्व में केवल एक अपना भारत देश ही ऐसा है जो तलवार के दम पर यहाँ पर मत संप्रदाय परिवर्तन नहीं करा पाए। जैसे इस्लाम आया था, इस्लाम का फंडा यही था, लेकिन उन्होंने सोचा यार ऐसे तो पार नहीं पड़ रही। फिर आया सूफ़ी, और जो सूफ़ी सेक्ट था, सूफ़ी मत ने क्या किया, अपने भारत की जो मेन पॉजिटिव पॉइंट्स थे उनको अपनाया और उनके माध्यम से खूब धर्म परिवर्तन, जैसे धर्म परिवर्तन नहीं, मत संप्रदाय परिवर्तन करना स्टार्ट किया। प्रेम से तो भैया बदल लेंगे आप, तलवार के दम पे बदलना मुश्किल था। ऑब्वियस ही बात है कि आप देखो ईरान, इराक से लेके अफगानिस्तान, सारे कंट्रीज़ को इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन भारत में आके इनके पैर रुक गए थे। और लेकिन इनको सफलता कहाँ मिली, सूफी मत जैसी आया तो उनको सफलता मिलनी प्रारंभ हो गई। और हम सब अजमेर दरगाह जो है, अजमेर दरगाह में आज भी हिंदू ज़्यादा जाते हैं मुसलमानों से। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि सर ऐसे आप कैसे कह सकते हो। अरे मैंने कहा भाई, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, है ना, सूफी मत वाले साथ आए थे, प्रेम उदार हृदय वाले बताते थे। और गौरी ने तो इतने कत्लेआम किए थे, वो गौरी को समझा नहीं सके। गौरी के साथ ही तो आए थे, किसी और के साथ थोड़ी आए थे। गौरी ने जब अजमेर में कत्लेआम किया, पृथ्वीराज चौहान के साथ गलत काम हुआ, जितनी भी वहाँ पे उनकी रानियाँ थी, महिलाएं थी, सैकड़ों की संख्या में सबका बलात्कार किया, सबको बेच दिया, यहाँ से लेके गए। तो ये सूफी मत वालों ने एक बार भी नहीं बोला कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हो। ये मेरे विचार हैं, ठीक है। हेरिटेज टूरिज्म, फोक कल्चर टूरिज्म, ये 3 हो गए। अच्छा, हेरिटेज में जैसे हमारे यहाँ पे किले हैं, बावड़ियाँ हैं और आपके पुराने कोई महल हैं, वो सारे हेरिटेज टूरिज्म में आएंगे। फोक कल्चर में हमारे यहाँ का नृत्य, संगीत, खान पान, ये सारा आपका फोक कल्चर में आएगा। क्लियर है, ये आप बाइफिकेशन ध्यान करके रखना, एग्जाम में मत लिखा ना ये विकास जी के जो वक्तव्य है रिलीजियस टूरिज्म में। अगला हेल्थ सर्विसेज। देखो हेल्थ सर्विसेज आज के टाइम में भारत में सबसे पॉपुलर होता जा रहा है। इवन आप ये देखिए दुबई में और आपके यूके से, इंडोनेशिया से, वियतनाम से हमारे यहाँ पर इलाज कराने आते हैं हेल्थ टूरिज्म के नाम पे। इसमें एक नाम आता है आयुष, आयुष मंत्रालय। इस समय तो आप सबको जानकारी होनी चाहिए कोरोना काल में। आयुष में ए से बनता है भैया आयुर्वेद, वाई से बनता है आपका योग, यू से बनता है आपका यूनानी, एस से बनता है सिद्धा और एच से बनता है अपना होम्योपैथी। ये 5 अपने हेल्थ सर्विसेज के नाम पे काफ़ी फेमस हैं। देखिए आयुर्वेद आप सभी जानते हैं उत्तर वैदिक काल में फेमस हुआ था, योग हमारे वैदिक उत्तर काल से फेमस हुआ था। यूनानी अपने जो सूफी वगैरह आए थे पश्चिमी भारत से ही बोलो उसको आप, भारत ही पार्ट था, वो यूनानी आ गया। सिद्धा, सिद्धा क्या होते हैं, देखो ये जो हमारी जनजाति रहती हैं, इन जनजातियों के पास बीमारियों को ठीक करने के इनके बड़े ज़बरदस्त उपाय थे। दांत में कीड़ा लग गया, शरीर में कहीं दर्द है, कहीं जहर फैल गया, जनजातियों के पास जो ये प्राकृतिक उपचार करने की जो पारंपरिक तकनीक थी, इसको हम सिद्धा बोलते हैं। उसके बाद आ गया एच, होम्योपैथी। क्या आ गया, होम्योपैथी, आप सब जानते हैं। और अभी वर्तमान में जब अंग्रेज आए तो अपने साथ एलोपैथी भी लेके आए, तो एलोपैथी आप जानते ही हैं, उसके अपने दुष्परिणाम भी हैं तो कुछ लाभ भी हैं। ये सारे किसके आ गए, हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत जो इलाज कराने आता है वो, इससे हमें क्या होती है भैया,
विदेशी इनकम होती है। अगली बात देखो, एक प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा विदेशों में इस समय बड़ी फेमस हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे एक मित्र हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, मतलब नेचुरोपैथी डॉक्टर बोलते हैं, वो हैं भी बड़े अच्छे हैं। तो एक बार मैं उनके घर गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ तो 5-7 विदेशी लेटे हुए उनके वहाँ चौक में, और उन्होंने मिट्टी की पट्टी वगैरह लगो के उनकी सेवा चल रही है। मैंने बड़ा ज़बरदस्त, मैंने एक भी हिंदुस्तानी नहीं है, सारे विदेशियों को आप प्राकृतिक चिकित्सा दे रहे हो। बोले भाई साहब इसका मोल हम तो समझते नहीं है, यही समझ रहे हैं। मैंने गजब हो गया। और मैं गया किस लिए था उनके पास में, मैं गया इसलिए था कि मेरे पेट में पित्त की बहुत समस्या थी। उस पित्त की समस्या के लिए उनको दिखाने गया था। मैंने 4 दिन उनसे इलाज लिया। वो मिट्टी करते हैं, भाप वाप से स्नान करवाते हैं, तो उससे वो आज तक तो दिक्कत आ ही नहीं। खान पान में अपना आप परहेज कर लो। तो ये हमारी प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत ज़बरदस्त है। क्लियर। एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सभी जानते हैं आज के समय में, देखो कजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, यहाँ से बहुत विद्यार्थी हमारे भारत में पढ़ने आ रहे हैं आज के समय में। नेपाल वगैरह, बांग्लादेश, इनके तो आप जानते ही हैं। अफ्रीका से बहुत बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। क्लियर। तो इसके माध्यम से भी हमारा क्या होता है भैया, बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ता है या बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता है हमारा। क्लियर। और हमारे बच्चे तो जाते हैं चाइना में, आप देखते हैं डॉक्टरेट करने जा रहे हैं, जर्मनी में, यूके में, यूएस में, हमारे बच्चे भी खूब पढ़ने जाते हैं। इसमें भी हम लेकिन नेगेटिव में, डेफिसिट में है। अदर सर्विसेज आ जाती हैं। अदर सर्विस में संचार हो गया, परिवहन हो गया, मनोरंजन हो गया, ये सारे किस में आते हैं, अपनी अदर सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये मोटा मोटा खाका नॉन फैक्टर सर्विसेज का हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड का। मूल बात समझ गए आप। नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होगी, जो भैया कारक सेवाएं नहीं है, उनके अलावा भी तो सर्विसेज हैं, वो किस में आएंगी, उसमें आप जो भैया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो कहाँ देखेंगे, वो हम नॉन फैक्टर सर्विसेज बीओटी में देखते हैं। इसके प्रमुख रूप से 6 घटक हैं। पहला तो सॉफ्टवेयर, आईटीएस, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन और अदर सर्विसेज। इनके जो मोटे मोटे बाइफिकेशन है वो आपके सामने आ गए। यहाँ तक ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लो, इससे क्या आपको बैलेंस और ट्रेड को समझने में आसानी होगी। देखो मैंने इसमें लिखा है आपको, इधर तो एक्सपोर्ट के बारे में बताया कि टॉप कंट्रीज जिनसे हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये इंपोर्ट है, ये डेफिसिट है और ये सरप्लस है, मतलब अधिक है, और डेफिसिट मतलब हम जो कमी। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ देखो आप सबको मैं लास्ट में एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपने 2015-20 से उसके सारे मुख्य बिंदु लिखा दूंगा। मोटा मोटा समझ लो भैया, 2015 से 20 के लिए हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी थी, जिसमें हमने टारगेट लिया था कि 900 बिलियन डॉलर हम क्या करेंगे भैया, एक्सपोर्ट करेंगे। और कब तक करेंगे, 2020 तक करेंगे। जब 13-14 में हमने टारगेट लिया था तो हमारा था 469.09 बिलियन डॉलर, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे थे 2013-14 में। हमने टारगेट तो बड़ा हाई ले लिया था। वैसे ये अगर कोरोना वगैरह स्थिति नहीं आती तो भी बहुत मुश्किल था इसको अचीव करना, बहुत मुश्किल था। और अब तो असंभव है, 2020 तो निकलने भी वाला है। लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हमने टारगेट कितना लिया था, 900 बिलियन डॉलर। क्लियर। अच्छा अब देख लो एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट हम हमेशा बताएंगे तो डॉलर टर्म्स में बात करेंगे। और ये टॉप की 5 कंट्रीज हैं टॉप की, जिनसे हम एक्सपोर्ट में डील करते हैं। ये 7वें नंबर पे बांग्लादेश है। देखो एक बार ये सिनेरियो देख लो, हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करते हैं, सर्वाधिक एक्सपोर्ट हम करते हैं यूएसए को। देखो ये जो रेट बिलियन डॉलर मैंने लिखे हैं 52.43 बिलियन डॉलर, ये आपको 54 भी मिल सकती है, मतलब ये 2018-19 का डेटा है। अगर आप 2019 का कोई क्वार्टर उठा के देखोगे तो संभवतः आपको ये 54 भी मिल सकता है, 55 भी मिल सकता है, पर अमूमन आपको रैंक यही रहने वाली, इस वर्ष भी रैंक यही रहने वाली है। यूएसए में 52.43%, मतलब 16% के आसपास हम एक्सपोर्ट किसको करते हैं, यूएसए को करते हैं। अब क्यों ना हमारे भैया मोदी जब बार बार यूएसए जाता है, यूएसए से अपने संबंध बढ़ाता है, उसके पीछे कारण क्या है। सऊदी अरेबिया जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, बार बार क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि भैया ये जो है ना, ये 16% फिगर दिख रही है उनको, वहाँ एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। यूएई क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि भैया 9.13%, 30.13 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहे हैं उसके साथ में। हाँ,
और कितने नंबर पे यूएई? सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे यूएई, एक्सपोर्ट जो हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे चाइना है 16.75। हांगकांग छोटा सा देश $13 बिलियन। सिंगापुर $11.57 बिलियन। सातवें नंबर पे बांग्लादेश भी है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं टॉप 10 कंट्रीज में अगर देखें तो। ये देखो सीक्वेंस मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, यूएसए, यूएई, चाइना और आपका हांगकांग और सिंगापुर, ये 5 कंट्रीज आपके एग्जाम में आएंगे ना तो चक्कर पड़ जाएगा। इन पे विशेष ध्यान रखना चौथे और पांचवें पे। क्लियर? यूएसए, यूएई, चाइना और आपका हांगकांग और सिंगापुर, ये मोटा मोटा परसेंटेज है। मतलब चाइना से लगभग दुगना एक्सपोर्ट हम किसको करते हैं? यूएसए को करते हैं। अब हम इम्पोर्ट भी देख लो, है ना। अच्छा, इम्पोर्ट हम सबसे ज़्यादा किससे करते हैं? चाइना से करते हैं। ये 70.32 बिलियन है। ये आपको कहीं पर 74, 75 और 76 में मिलेगा। 18-19 का डेटा है, पुनः आपको याद दिला दूँ। अगर इस किसी क्वार्टर का आप इनिशियल 2020 के इनिशियल क्वार्टर्स का देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा। यूएसए से कितना करते हैं? 35.55 हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब 52 का तो हम सामान बेच रहे हैं उसको, और वापस कितना खरीद रहे हैं? 35 का खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम उससे एक्सपोर्ट उसको ज़्यादा कर रहे हैं और खरीद कम रहे हैं। इट मीन्स हम यूएसए के साथ सरप्लस में हैं, आधिक्य में हैं। यूएसए के साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। यूएई 29.78, सऊदी अरेबिया 28 और इराक 22.37। इनसे भैया अपना तेल आता है, ध्यान रखना। ये बाकी की कंट्रीज हैं। स्विट्जरलैंड से भी हम जो करते हैं ना, इराक के बाद स्विट्जरलैंड का नंबर आता है, हांगकांग, कोरिया रिपब्लिक, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ये देख लेना, चौथे पांचवें पे सिंगापुर है ना, यहाँ आके शायद 9वें पे आ जाता है। क्लियर? इसको एक बार जरूर नजर मार लेना। टॉप 5 कंट्रीज तो तुम्हें रटी हुई होनी चाहिए। क्या? रटी हुई होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमने एक्सपोर्ट देख लिया, इंपोर्ट देख लिया। एक बार ये देख लो सरप्लस और डेफिसिट। डेफिसिट मतलब घाटे में हम किसके साथ चल रहे हैं? चाइना के साथ चल रहे हैं। ये 51 है, आपको 54-55 देखने को मिलेगा, अभी कहीं क्वार्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन सीक्वेंस ये रहेगा। सऊदी अरेबिया से 20, इराक से 19, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया और जापान। चौथे और पांचवें तक आप ध्यान कर लेना। ये हमारे जिनके साथ प्रमुख रूप से डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ये 5 कंट्रीज हैं। सरप्लस यूएसए का आपने देख लिया, बांग्लादेश से भी हम सरप्लस में हैं, नेपाल से भी सरप्लस में है, नीदरलैंड और श्रीलंका। ये नीदरलैंड बीच में आया इसीलिए मैंने आपको बताया। चौथे नंबर पर नीदरलैंड जो कंट्रीज है सरप्लस में है। टॉप 4 कंट्रीज यदि आपसे पूछ ली जाए कि भारत अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐसी कौन सी प्रमुख 4 कंट्रीज हैं, टॉप 4 कंट्रीज है जो सरप्लस में है बैलेंस ऑफ ट्रेड में? यूएसए, बांग्लादेश, नेपाल और नीदरलैंड, और फिर आपका 5वें नंबर पे आ गया श्रीलंका। क्लियर है? अब मैं आपको 1-2 और डेटा और देता हूँ, उनको भी आप अच्छे से कर लेना। मैं एक बार हट जाता हूँ इसको, जिससे आपको पूरा बोर्ड दिख जाए। स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके एक बार रख लेना। ठीक है, 1-2 डेटाज और हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये डेटा और देख लो, इससे भी आपको काफ़ी पिक्चर क्लियरिटी हो जाएगी। ये तो हमने देख लिया भाई किस किस देश को हम कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो हमें जानकारी मिली कि भाई हम क्या ऐसी प्रमुख वस्तुएं हैं जिनका एक्सपोर्ट करते हैं और ऐसी क्या प्रमुख वस्तुएं जिनका इंपोर्ट करते हैं। देखो इंपोर्ट का यदि आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा हम क्या लेते हैं भैया? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कच्चा तेल, ध्यान रखना। गोल्ड सेकंड नंबर पे गोल्ड है, फिर कोल, लिक्विड्स हैं, डायमंड और पेट्रोल गैस है, ये अलग है गैस। ये 5 टॉप की चीज़ें हैं जो बेसिकली हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। ठीक है ना? क्यों हम गोल्ड पे इतना जोर देते हैं कि गोल्ड भैया तुम कम खरीदो, गोल्ड की जगह गोल्ड बॉन्ड खरीदो, जो हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। वो इसीलिए करते हैं भैया, इस गोल्ड के चक्कर में हमारे गोल्ड के पीछे जो आसक्ति है ना भारतीयों की, ये हमारा फॉरेन रिजर्व को हमेशा डगमगा देता है, हमेशा डगमगा देता है। ठीक है, ये 5 चीज़ हो गई। अब हम देख लेते हैं एक्सपोर्ट हम किनका करते हैं। देखो रिफाइंड पेट्रोलियम, ये जो कच्चा तेल लेके आते हैं दोस्तों, हम रिफाइंड तेल, यही रिफाइंड तेल किसको भेजते हैं? गल्फ कंट्रीज को भेजते हैं और अपने यूरोप कंट्रीज में भेजते हैं। हम रिफाइंड पेट्रोलियम में हमारा बड़ा मार्केट है, $41 बिलियन का। मतलब कच्चा हम तेल मंगाते हैं, उसको रिफाइन करके अन्य गल्फ कंट्रीज को या अन्य देशों को भेजते हैं। नंबर 1 रिफाइंड। देखो क्रूड पेट्रोलियम और रिफाइंड में कंफ्यूज मत हो जाना। यदि आपसे इंपोर्ट पूछे तो कच्चा तेल हम लेते हैं, उस कच्चे तेल को हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छी रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरीज के माध्यम से उसको रिफाइन करके हम वापस क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना? कच्चा माल हमारे पास नहीं है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों, कहीं आप रिफाइंड पेट्रोलियम का लगा के आ जाओ इंपोर्ट में,
अगर ये स्टेटमेंट में हो, ऑप्शन में हो, तो रिफाइंड तो हम करते हैं, कच्चा तेल हमारे पास है नहीं, इसलिए हम उसको इंपोर्ट करते हैं। क्लियर। डायमंड, यहाँ पर डायमंड चौथे नंबर पर था और यहाँ पर उस डायमंड को हम मंगाते हैं, रॉ डायमंड्स मंगाते हैं, उनको यहाँ पे कटिंग पॉलिशिंग करके, सूरत का आपको हीरे का कारोबार का ध्यान भी है, और वापस उसको कटिंग पॉलिशिंग करके उसको शेप देके हम फिर क्या कर देते हैं, पुनः एक्सपोर्ट कर देते हैं। ध्यान रखना डायमंड भी हमारे यहाँ पर नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका इंपोर्ट करते हैं। पैकेज मेडिकामेंट मतलब मेडिकल से संबंधित साधन है। ज्वेलरी, गोल्ड हमने लिया और उसकी क्या बनाई, ज्वेलरी, और वापस हमने भेज दिया, ये सब आउटसोर्स होते हैं, ये आउटसोर्स ही हैं। क्लियर। ज्वेलरी क्यों नहीं आ सकती है इंपोर्ट में, क्योंकि भैया हम तो वैसे गोल्ड मंगाते हैं, उसकी ज्वेलरी मेकिंग करते हैं और वापस विदेशों में ज्वेलरी मेकिंग कराएंगे तो उनको बहुत महंगी पड़ेगी, तो हमारे यहाँ पर मेकिंग करवाते हैं और फिर विदेशों में वो सेल करते हैं। 5वें नंबर पर राइस, इसका भी विशेष ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत करना। कच्चा माल तो ऑब्वियस में अगर ऑप्शन में आ जाए, डायमंड आ गया ऑप्शन में और सीक्वेंस में सेकंड नंबर पे आ जाए तो ध्यान करना, नहीं सेकंड में नहीं हो सकता, क्योंकि कच्चा माल तो हम मंगाते हैं, सॉरी इंपोर्ट में कच्चा माल हम मंगाते हैं जो चौथे नंबर पे, फिर उसको फर्निश करके मतलब उस पर कटिंग करके पॉलिशिंग करके शेप दे के हम वापस उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्लियर। ये सीक्वेंस याद रहेगा ना आपको, और ये सीक्वेंस भी याद रखना, दोनों सीक्वेंस याद रखना। एक चीज़ का और ध्यान कर लेना कि एक्सपोर्ट में आपको जो पेट्रोलियम पदार्थ की कोई भी आइटम दिख रहा है ना, केवल एक ही दिख रहा है, समझ गए। और इंपोर्ट में आपको तीन दिख जाएंगे, मतलब एनर्जी से रिलेटेड, क्रूड, कॉइल और पेट्रोल। वहाँ पर केवल एक है, यहाँ पर 3 आइटम है, समझ गए। गोल्ड और डायमंड एक्स्ट्रा और है, जो गोल्ड का तो हमने ज्वेलरी बना दिया चौथे नंबर पे, और डायमंड हमने दूसरे नंबर पे ले गए, 5वें नंबर पर राइस आ गया। अब एक डेटा और देख लो, एक छोटी सी समझ आपकी और विकसित हो जाएगी। भैया अगर कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं, कौन सी कॉन्टिनेंट में हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप देखो कि हम जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट उसका हाफ 47% कहाँ कर रहे हैं, हमारे जो नज़दीक के एशियन कंट्रीज हैं उनको कर रहे हैं। आपने देखा चाइना भी उनमें से एक हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। एक्सपोर्ट की यदि बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ कहाँ कर रहे हैं, अपने फेलो एशियन कंट्रीज़ में कर रहे हैं। यूरोप में हम 19.3% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देखो, और नॉर्थ अमेरिका में 18.8% कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 80% के आसपास तो 3 कॉन्टिनेंट भी अपना सामान जा रहा है बस। अच्छा, कुछ स्मॉलर कंट्रीज या एरियाज़ हैं जिसमें भी हमारा पार्ट है। अफ्रीका रीजन में 9.1%, लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, जो अपना साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच का पार्ट है, वो भी इसमें आता है। कैरेबियन कंट्रीज जो बीच के आते हैं, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, जिम्बाब्वे। ओशियाना लेड बाय ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के आसपास की कंट्रीज, जिसमें न्यूजीलैंड आ गए, किराबातू आ गए, सोलोमन आइलैंड आ गए, तुवालू आ गए, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर आएंगे, ओशियन लेड बाय ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये जो लैटिन अमेरिका के ये बाकी कंट्रीज़ हैं, और तीसरा ये ओशियन लेड बाय ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला के 1.1% के अंतर्गत आते हैं। ये आप लिख लेना। और ये जो डेटा है ना, $101 बिलियन, $41 बिलियन, इनको रटने की कतई आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये सीक्वेंस ध्यान में होना चाहिए और मोटा मोटा आइडिया लगना चाहिए कि भैया $100 बिलियन से ऊपर का हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए, मोटा मोटा फिक्र ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, कैपिटल अकाउंट का तो इसमें नहीं देखेंगे, अब हम एक्सचेंज रेट को देख लेंगे इसके बाद। प्रिय मित्रों, एक्सचेंज रेट अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। विनिमय दर के जो हम बातचीत करने वाले हैं वो भी एक बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, उसको भी अच्छे से समझेंगे। उसके बाद अंत में हम कैपिटल अकाउंट वाला देख लेंगे। उसके बाद आपको एक पूरी एक सिनेरियो ध्यान में आ जाएगा कि विश्व के साथ हमारा देश व्यापार किस टर्म्स के अंतर्गत करता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी, वो देख लेंगे। और उसके बाद बाकी ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, WTO, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर लेंगे। हाँ, अपने 5-7 लेक्चर्स और लगेंगे, लेकिन ये बड़ा पार्ट अच्छे से हो जाएगा। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में भी लाभ देगा आपको। क्लियर। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।